हेलो स्टूडेंट, नाउ यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स में आगे बढ़ते हैं and we have covered the first part of the structure, that is cell wall. Now just below the cell wall the next and the very important layer is there and that is called cell membrane. हम यूकैरियोटिक सेल का अगला जो पार्ट लेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस. सेल वॉल की अपनी इंपॉर्टेंस है बट सेल मेम्ब्रेन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेल वॉल हो सकता है एक बार को न भी हो, बहुत सारी सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, सेल वॉल नहीं होती. बट आज तक लिविंग सिस्टम में ऐसी कोई सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं. इट इज़ एन एसेंशियल एंड अ मस्ट स्ट्रक्चर. तो एक बिल्कुल थिन लेयर होती है जो पूरे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर से कवर करती है. दिस लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जब हमने सेल शुरू किया था तो हमने आपको सेल थ्योरी बताई थी. उस समय भी हमने श्नीडन और स्वान का नाम दिया था, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इंडिकेशन दिया था कि देयर मस्ट बी ए थिन लेयर, कोई कवरिंग तो है, जिसको बाद में जाके सेल मेम्ब्रेन कहा गया. तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होगी, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, व्हाटएवर. बिना सेल वॉल के चल जाता है लेकिन एक बार को सेल मेम्ब्रेन के बगैर नहीं चलेगा. सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट वाज क्वाइट सिमिलर विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट, इसलिए हमने वहाँ भी कहा था कि हम ज़्यादा डिटेल यूकैरियोट में ही पढ़ेंगे. ठीक है. और ये एक लिविंग लेयर है, इसमें खूब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, कई सारी चीज़ें हैं और एक रेगुलेटरी है. मतलब प्रोटोप्लाज्म या हमारा जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है उसमें कौन नॉन लिविंग बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर, लिविंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बीच का एक बैरियर है. और ये बैरियर डिसाइड भी करता है कि हु विल एंटर, हु विल नॉट एंटर. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस, किसी लेयर के एक्रॉस आना जाना, और उससे रिलेटेड एक टर्म आती है परमिएबिलिटी. और वही सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये डिसाइड करती है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, कब आने देना है, कब नहीं आने देना. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. अब सेल मेम्ब्रेन क्या, देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होती है. माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के और सबसे फाइन स्ट्रक्चर बता सकते हैं. सेल की बाकी कई चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं वो तो हमें दूसरे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी दिख जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल किसी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है. अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 के बाद हुई है और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत टाइम तक हमें कंफर्म कुछ पता नहीं था. इनडायरेक्टली लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को लेकर, लेकिन सही चीज़ और ढंग से हम सेल मेम्ब्रेन तभी देख पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए और उसमें फिर देखा. इसलिए जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हमें अलग अलग मॉडल मिलेंगे. इनमें से कई मॉडल ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली दिए गए बगैर सेल मेम्ब्रेन को देखे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बेस पर अंदाज़ा लगाया गया. फिर जब माइक्रोस्कोप में मेम्ब्रेन की लेयर दिखने लगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग बने. ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन अगर हम शुरू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट लेयर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स. ये परमानेंट लेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर है परमानेंट, इसलिए कि बिना सेल मेम्ब्रेन के तो सेल ही नहीं होती. तो ये एक अनएक्सेप्शनल चीज़ है कि सेल मेम्ब्रेन सब में होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं. ठीक है. अब देखिए सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन है. इसकी थिकनेस देखिए 70 to 100 एंगस्ट्रॉम ओनली. थिन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इसलिए ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएगी. फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, कोई रिजिड लेयर नहीं, फ्लेक्सिबल लेयर, इलास्टिक लेयर. ठीक है. ट्रांसपेरेंट, कोई ऐसा कलर कुछ नहीं है. यूं तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी मुश्किल से दिखेंगे. ट्रांसपेरेंट, रीजनरेटिव. रीजनरेटिव का मतलब कहीं से कुछ पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो ये रिकवर कर लेती, वापस बन जाती, फ्लूइड की तरह है. ठीक है. तो ये फ्लूइड ही है, इलास्टिक है, रीजनरेटिव है. एंड द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमिएबल. देखिए, परमिएबिलिटी को रिलेटेड हम अभी मेम्ब्रेन के फंक्शन में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये तीन तरह की हो सकती है. इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल. परमिएबल मीन्स एबिलिटी टू क्रॉस. ठीक है. अब हम इस चीज़ को एक सॉल्यूशन या एक केमिकल मटेरियल के तौर पर लें, जैसे कोई लिक्विड या कोई भी चीज़ सेल में आ रहा जा रहा है. आपने सॉल्यूशन में पढ़ा भी होगा कि सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है. ठीक है. अब देखिए, सेल के अंदर ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी लेयर
जो किसी भी सब्सटेंस को नहीं रोकता, सब हर कोई आ सकता है जा सकता है, उसको कहते हैं परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। वहाँ सोल्यूट भी आ पा रहे हैं, सॉल्वेंट भी आ पा रहे हैं, सब आते जाते हैं। जैसे सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, वो किसी को नहीं रोकती। सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट देती है, बट आने जाने वाला जो केमिकल पार्ट है वो आता जाता है, ठीक है। फिर कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है जाना, सोल्यूट रोक देती है। जहाँ सोल्यूट नहीं जा पाए, केवल सॉल्वेंट जाए, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल। ये मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है और सोल्यूट को भी, सेलेक्टेड सोल्यूट को, कि जो ज़रूरत की चीज़ है, जो अंदर रिक्वायर्ड है सेल में, उन सोल्यूट को भी अलाउ कर दे। फिर जब जरूरत हो तभी अलाउ करे, बाद में न भी करे, और बाकी सॉल्वेंट आ रहा है जा रहा है। तो ये होती सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सिलेक्शन करती हैं कि विच मटेरियल हैज टू एंटर, विच विल नॉट एंटर, ठीक है। इस तरह से मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। और फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत कम मिलेंगे, या तो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल में ये है कि कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए तो वो अलाउ नहीं करेगी, तो उस सॉल्यूट के लिए तो वही परमिएबल हो गई। कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट जा पा रहे हैं, उसके लिए परमिएबल है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल जो होती है वो कुछ सॉल्यूट्स को आने देगी, कुछ के लिए वो परमिएबल होगी, कुछ के लिए इम्परमिएबल होगी, ठीक है। बाकी इसकी परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इसके फंक्शन में हम और डिटेल बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। इसके कुछ और नाम भी, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा वर्ड तो एक साइंटिस्ट थे, प्लो, इन्होंने यूज किया था, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। थिकनेस 70 to 100 एंगस्ट्रॉम की रहती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस को प्रॉपर वे में पहली बार जो कंफर्म किया गया, इट वाज इंडिकेटेड बाय नेगिली एंड क्रैमर। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस वाज आल्सो इंडिकेटेड बाय श्लीडन एंड स्वान, उनसे भी पहले 1855 में नेगिली एंड क्रैमर ने बहुत कुछ कंफर्म किया कि हाँ मेम्ब्रेन होती ही है। श्लीडन स्वान ने भी इसकी प्रेजेंस इंडिकेट की थी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और चीज़ें, और मेनली हम उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मैंने आपको काम बताया कि ये लिविंग मैटर को नॉन लिविंग मटेरियल से सेपरेट करती हैं। इट सेपरेट्स नॉन लिविंग मटेरियल फ्रॉम लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन देम। तो सेल के बाहर जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, उसके बीच का एक बैरियर है, और ये डिसाइड करेगी कि कौन सा मटेरियल इनमें एक्सचेंज होगा, कौन आएगा नहीं आएगा। रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, उसकी हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने, जो प्रोकैरियोट में इतने नहीं थे, बट यहाँ होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स के, इन सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है। ये हमें बाद में मालूम चलता है कि जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो फाउंड अराउंड द सेल ऑर्गेनल आल्सो इनसाइड। मतलब सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, जो वेरियस सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ रहेगी, जिसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन। इंट्रासेल का मतलब है सेल के अंदर, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल अराउंड सेल ऑर्गेनल्स, और इसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो हमारे बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस जो सेल ऑर्गेनल के चारों ओर मेम्ब्रेन है, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन। तो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, और मेम्ब्रेन सेल के अंदर भी होती हैं अराउंड द सेल ऑर्गेनल, और इसके अलावा चारों तरफ तो होंगी ही, ठीक है। तो एक जनरल बात हमने सेल मेम्ब्रेन की बताई कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और क्या काम करती है। आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, उसके बाद फंक्शन तो थोड़े बहुत दिख ही रहते कि हाँ वो रेगुलेट कर रही है जो भी। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो उसके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करे। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कई लोगों ने एफर्ट किए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले तक तो ये नज़र भी नहीं आता था, तो बगैर देखे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर
फॉर वेरियस मॉडल हैव बीन सजेस्टेड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ज़्यादा पुराने मॉडल में हम नहीं जाएंगे और कुछ का मेन चीज़ें ध्यान रखनी बस। सबसे पहले बात आती है लाइपोइडियल मॉडल। इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मॉडल नहीं दिया गया। एक साइंटिस्ट थे ओवरटॉन, उन्होंने इस चीज़ को बताया था 1900 के आसपास। इन्होंने अपने वेरियस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ देखी कि सेल के अंदर लिपिड सोल्यूबल मटेरियल आराम से एंटर कर जाता है, बट वाटर सोल्यूबल मटेरियल बड़ी मुश्किल से जाता है। एंड ही ऑब्जर्व दैट द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज वाटर इनसोल्यूबल बैरियर। जबकि लिपिड सोल्यूबल चीज आराम से जा रही है, लिपिड या लिपिड सोल्यूबल तो इजीली एंटर होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मुश्किल से जाए। तो कहीं ना कहीं ये वाटर सोल्यूबल मटेरियल के लिए बैरियर के काम करती है। तब इन्होंने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होगी, तभी लिपिड सोल्यूबल लिपिड चीजें तो आराम से जा रही हैं, वाटर नहीं जा पा रहा। लिपिड और वाटर अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने ये चीज कंफर्म की कि लिपिड की बनी है मेम्ब्रेन। पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है। He concluded that the cell membrane is made up of a single layer of lipid, but ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए वो। लाइपोइडियल मॉडल में बस इतना कहा गया कि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, और यहाँ जो है ओवरटॉन के अकॉर्डिंग जो चीज उन्होंने कही कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ वाटर इनसोल्यूबल बैरियर। ये वाटर इनसोल्यूबल बैरियर की तरह काम करती है और इसमें वाटर सोल्यूबल चीज़ें बहुत मुश्किल से एंटर होती हैं, लिपिड सोल्यूबल चीज़ें इजीली एंटर होती हैं, और तभी उन्होंने इसको लिपिड के होना कंफर्म किया। तो ये एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली कि मेम्ब्रेन लिपिड का बना होगा। क्लियर। उसके बाद आता है बाइमोलिक्यूलर लिपिड लेयर। अब थोड़ा बहुत बीच में और काम हुआ, अगर लिपिड की लेयर है तो फिर कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो। एक्चुअली मेन बात थी सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है वो समझाना जरूरी, तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता रहा। फिर आते हैं दो साइंटिस्ट गॉटर एंड ग्रेंडल इन 1925। बीच में और भी चीजें रही, लेकिन हम एक दो लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मेन ले रहे हैं। इन्होंने एक दिया बाइमोलिक्यूलर लिपिड लेयर, मतलब इन्होंने ओवरटॉन की इस बात को तो एक्सेप्ट किया कि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बताया कि सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी 2 लेयर। बाइमोलिक्यूलर लिपिड लेयर, लिपिड कुछ इस तरह का सब्सटेंस है कि ये 2 लेयर में होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर एक मेम्ब्रेन सोच सकते हैं और उनका फंक्शन सोच पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर की बनी है, और साथ में इन्होंने ये भी क्लियर किया कि लिपिड भी मेनली कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। पहली बार गॉटर और ग्रेंडल ने आकर के हमें यहाँ ये चीज कंफर्म की कि लिपिड भी फॉस्फोलिपिड होगा, और फॉस्फोलिपिड सब्सटेंस जो होता है उसमें एक पोलर हेड एक नॉन पोलर टेल, सॉरी 2 टेल होती है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें ये होता है पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स। पोलर नॉन पोलर तो आपको केमिस्ट्री में वैसे तो बाकी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, जो वाटर लविंग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वर्ड भी आता है, जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक जो वाटर से दूर जाता है। ठीक है, पोलर नॉन पोलर भी उसी अकॉर्डिंग आता है। तो हेड जो है वो पोलर है और टेल नॉन पोलर है। इस तरह से पोलर नॉन पोलर, एक ही मॉलिक्यूल में पोलर पार्ट भी है नॉन पोलर पार्ट भी, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। फॉस्फोलिपिड की बनी, और ये जो है फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन 2 कंटिन्यूअस अपोजिट लेयर्स, 2 लेयर और वो भी अपोजिट लेयर होती है, इन विच पोलर हेड रिमेन आउटसाइड एंड टेल रिमेन इनसाइड। देखिए ये जो मैंने बना रखा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पोलर हेड बाहर है टेल अंदर है, ये एक लेयर और दूसरी लेयर इसके अपोजिट। ठीक है, ये जो है इस तरह का ये लिपिड बाई लेयर होता है। तो मेम्ब्रेन इस तरह की बाई लेयर ऑफ लिपिड की बनी है। तो देखिए लाइपोडियल मॉडल में सिर्फ इतनी सी बात आई कि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। गॉटर और ग्रेंडल अपने इस मॉडल में कहते हैं कि भाई लिपिड की बनी है, लेकिन ये लिपिड फॉस्फोलिपिड और ये भी 2 लेयर में होना चाहिए, अपोजिट 2 लेयर, तभी हम एक मेम्ब्रेन सोच पाएंगे, मेम्ब्रेन को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है, ओवरटॉन की और गॉटर ग्रेंडल की बातें कतई गलत नहीं थी। आज तक भी हम मानते हैं कि लिपिड है, फॉस्फोलिपिड और ऐसे ही लिपिड बाई लेयर है, लेकिन इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, कुछ चीज़ें और थी जो इसमें नहीं बताई। फिर थोड़ा और आगे एडवांसमेंट हुआ, कुछ और स्टडीज हुई, तो ये तो इनिशियल कुछ कंक्लूजन्स थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला पार्ट आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल डेनियल डेविसन ने 1935 के आसपास दिया। ठीक है, सैंडविच
स्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने ये नाम दिया। अब इन्होंने एक चीज और ऐड करी, ठीक है, मतलब फास्फोलिपिड की बनी है, बाई लेयर है, इतना तो आ ही गया। अब इन्होंने कहा कि ठीक है फास्फोलिपिड है, बाई लेयर है, इट्स ओके, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे छूट गई थी वो थी प्रोटीन। तो इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन दोनों की बनी है, बल्कि इनफैक्ट प्रोटीन ज्यादा आया बाद में। तो मेम्ब्रेन को अब केवल लिपिड या फॉस्फोलिपिड नहीं बोला गया, इट इज लाइपोप्रोटीनियस, मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी। तो डेनियल डेविसन ने अपने सैंडविच मॉडल में एक चीज और ऐड कर दी कि प्रोटीन भी होता है। फिर इन्होंने इनका अरेंजमेंट दिया कि प्रोटीन और लिपिड दे आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, ट्राइलेमिनर, 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, इन विच प्रोटीन फॉर्म्स 2 लेयर, 2 आउटर लेयर, and in between the 2 protein layer there is a lipid layer, and in fact lipid is always in bilayer form। तो लिपिड एक bilayer form में रहता है, उसके दोनों तरफ है प्रोटीन की लेयर, and the lipid bilayer is sandwiched between the 2 protein layer। सैंडविच की तरह कि 2 ब्रेड के बीच में जैसे मसाला रहता है, उसी तरह से कि यहाँ पर भी 2 प्रोटीन की लेयर हैं वो ब्रेड की तरह, और बीच में लिपिड बाइलेयर है, ये बीच में सैंडविच हो जाता है, इसलिए इसने सैंडविच मॉडल नाम दिया। ठीक है, इनका कहना था कि इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट चीज दी, ये पहली बार कहते हैं कि साहब लिपिड के साथ प्रोटीन भी होता है, हर मॉडल में एक नई चीज आई। ठीक है, सो मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिनर, ट्राइलेमिनर का मतलब होता है 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और लाइपोप्रोटीनियस है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, और लिपिड कौन सा, वही है फास्फोलिपिड। ठीक है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन इन्होंने यह बताया ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। देखिए बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर आपके आगे आएगा, उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगा कि लिपिड में भी कितने टाइप और प्रोटीन के भी कितने टाइप हैं, अलग अलग तरह के लिपिड हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं। अभी हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, इसका स्ट्रक्चर ये कैसे है, ग्लोबुलर क्या होता है, तो थोड़ा अभी आप ध्यान रख लें, जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा और एलेबोरेट करके बताया जाएगा कि इनमें क्या क्या टाइप और क्यों कैसे कह रहे हैं। यहाँ हम उनकी ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फास्फोलिपिड एंड ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इनका कहना था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो फास्फोलिपिड, वो तो वाटर कैंडल ने बता ही दिया। इन्होंने आगे कहा कि लिपिड फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फी वर्ड देखिए ध्यान रखिएगा, कई जगह यूज होगा ये प्रीफिक्स। एम्फी हमेशा उस चीज के लिए आता है जहां 2 अपोजिट चीजें एक साथ, उसको एम्फी कहते हैं। अब फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट है, इसलिए उसको एम्फीपैथिक कहते हैं। ठीक है, इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल दैट इज इट हैव अ पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, एंड नॉन पोलर टेल्स जो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसमें एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक पोलर एक नॉन पोलर पार्ट है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों अपोजिट चीजें साथ साथ में एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। तो फास्फोलिपिड वही जो गॉटर ग्रैंडल ने बताया था वैसा का वैसा ही है, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन्होंने साथ में बस जोड़ दिया कि प्रोटीन भी है, ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन है, और उनकी 2 लेयर होते हैं। देखो उन्होंने अरेंजमेंट कैसे दिया, इन सेल मेम्ब्रेन देयर इज ए सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, वो भी बाइलेयर फॉर्म में, विच इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, एंड दस मेम्ब्रेन हैव PLP और PLLP अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आता है, PLP अरेंजमेंट, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, और लिपिड भी इनफैक्ट बाई लेयर है, तो कई बार इसको क्या लिखते हैं, PLLP। ठीक है, LL वो लिपिड बाई लेयर। इस तरह का एक सैंडविच मॉडल दिया गया, इसका डायग्राम भी दिया इन्होंने, हम इसको डायग्रामेटिकल भी समझ सकते हैं। देखिए इस तरह का एक डायग्राम, कुछ भी नहीं है, लिपिड बाई लेयर वो का वही जो हमने गॉटर ग्रैंडल के केस में बताया, वही लिपिड बाई लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर और जोड़ दी। तो प्रोटीन लेयर, लिपिड बाई लेयर, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, फास्फोलिपिड की बाई लेयर, और ये ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन है। ये पूरा PLP अरेंजमेंट है। इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया सैंडविच मॉडल में, 2 लेयर एंड लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर। ठीक है, तो प्रोटीन तो मोस्टली वही ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है, और ये फास्फोलिपिड है, देखिए ये पोलर हेड है जो हाइड्रोफिलिक है, और जो ये नॉन पोलर टेल होती है दोनों ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का बना होता है हेड पोलर, और ये फैटी एसिड चेन्स होती हैं, दोनों चेन, दो चेन होती है, फैटी एसिड की चेन होती है दोनों। मैंने कहा ये सब चीज़ें आप बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ेंगे, फैटी एसिड वगैरह क्या है। तो ग्लिसरॉल का बना हुआ है पोलर हेड, और फैटी एसिड्स की 2 चेन है, नॉन पोलर टेल। इस तरह से
हेड और टेल वाला ये पूरा फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। और ये पूरी तीनों लेयर चलती है। यहाँ ये भी बताया गया कि ये लेयर आपस में कैसे अटैच रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की लेयर और लिपिड की लेयर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रोटीन और लिपिड लेयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और लिपिड की दोनों बाई लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स थोड़ा वीक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वंडरवॉल फोर्स से लिपिड बाई लेयर होल्ड रहता है, और प्रोटीन जो है इनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा रहता है। इस तरह से कंटिन्यूअस लेयर बनती है। इनका कहना था बिल्कुल इसी तरह की कंटिन्यूटी वाली एक 3 लेयर्ड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। तो लाइपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिनर, ये बात सैंडविच मॉडल में कही गई। गॉटेड और ग्रिंडल से इसमें जो नई चीज आई है, इन्होंने प्रोटीन और जोड़ दी। देखिए, यहाँ तक का जो काम था सैंडविच मॉडल तक, ये सारा काम बगैर सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखे हुए किया गया। यहाँ तक भी माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही नहीं थे जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के, वो 1950 में आए। अब उसके बाद में एक मॉडल हमें और मिलता है, और अब ये मॉडल आता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, और उसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अलग से बताया जरूर जाता है, बट इट इज बीइंग एग्जैक्टली सेम लाइक सैंडविच मॉडल, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। रॉबर्टसन ने 1950 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, संभवतः ये पहले पर्सन थे जिन्होंने मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को भी किया, सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर जो बायो मेम्ब्रेन और भी हैं उनको भी ऑब्जर्व किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी सैंडविच मॉडल में डेनियल डेविसन बोल रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अलग कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज जस्ट लाइक सैंडविच मॉडल एंड आई कैन ऑब्जर्व द मेम्ब्रेन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वहां उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेम्ब्रेन में भी उनको 3 लेयर दिखाई दी, 2 डार्क लेयर एंड मिडिल वन इज द लाइट लेयर। डार्क लाइट डार्क का एक 3 लेयर्ड रेलवे ट्रैक पैटर्न नजर आया है। उसी को उन्होंने सैंडविच मॉडल से कोरिलेट किया। तो रॉबर्टसन का मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन, इन्होंने एक नाम दे दिया बस, एक यूनिट। उन्होंने कहा कि 3 लेयर्ड ये स्ट्रक्चर, उन्होंने अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन देख ली, सब में यही है कि ये मिनिमम 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर तो हो गई होगा, इससे कम नहीं है कोई। तो इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन में ये एक मिनिमम स्ट्रक्चर है कि 3 लेयर तो होंगी, और इस मिनिमम 3 लेयर स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट मेम्ब्रेन। अब ये हो सकता है कि कहीं पर 2 यूनिट मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होते हैं, बट यूनिट मेम्ब्रेन से छोटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ही ऑब्जर्व सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, and he concluded that the cell membrane is lipoproteinous, same वही बात है, lipoproteinous trilaminar structure whose width is ranges from 75 to 100 angstrom। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विड्थ मेजर करना पॉसिबल हुआ, तो पहली बार हमें यहाँ पता चला कि मेम्ब्रेन 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, ठीक है। इट इज मिनिमम एंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो 3 लेयर इतना ये स्ट्रक्चर मिनिमम है, इससे पतला है, इससे कम मेम्ब्रेन नहीं मिला कभी, और इसीलिए also found in intracellular membrane and called it as unit membrane। इन्होंने एक नया नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन। तो वो सैंडविच मॉडल जो था वो साइंटिफिक नाम नहीं लगता है, अब उसी चीज को इन्होंने बदल के यूनिट मेम्ब्रेन नाम दे दिया, सैंडविच स्ट्रक्चर की जगह दे दिया, ठीक है। He found that the structure of cell membrane is very similar to sandwich model, सेम वही बात मैं बता रहा था अभी, ठीक है। He observed that 2 outer electron dense dark band, अब देखो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दिया, आउटर इलेक्ट्रॉन डेंस डार्क बैंड एंड 1 मिडिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लाइट बैंड DLD। इनको जो दिखाई दिया, एक 2 तो बाहर के डार्क बैंड और बीच में एक लाइट बैंड, और पूरी विड्थ मिलाकर करीब 75 एंगस्ट्रॉम, और वो भी तीनों बराबर बराबर से हैं, करीब करीब 25 का इस तरह का अरेंजमेंट है। जैसे इसको आप डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम में आपको ऐसा नजर आए। ये कुछ चीज इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रो यूनिट मेम्ब्रेन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दिखाई दिया, 2 डार्क बैंड है 25 एंगस्ट्रॉम के, और बीच में ये है लाइट बैंड। ये पूरा एक रेलवे ट्रैक पैटर्न कहते हैं DLD, जैसे वो PLP बोला था, यानी डार्क लाइट डार्क 75 एंगस्ट्रॉम का, ये चीज उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई, ठीक है। अब इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया सैंडविच मॉडल से। इनका कहना था कि डार्क बैंड किस चीज का बना है और लाइट बैंड किस चीज का बना है। देखिए, डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लेयर, जो सैंडविच मॉडल में प्रोटीन लेयर था, प्रोटीन लेयर एंड
हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखिए सैंडविच मॉडल में क्या था, दो प्रोटीन लेयर थी और लिपिड बाई लेयर। इनका कहना था कि डार्क बैंड किससे बन रहा है, तो प्रोटीन की लेयर और लिपिड में भी जो हेड वाला पार्ट है वो भी डार्क में आएगा, और केवल टेल वाला जो हिस्सा है दोनों लेयर का वो लाइट बैंड। ठीक है, फिर इधर एक प्रोटीन और हेड वो डार्क बैंड हो जाएगा। तो डार्क बैंड में प्रोटीन लेयर एंड हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड आएगा, वेयर इज लाइट बैंड जो होगा उसके अंदर आएंगे टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता। मतलब इस चीज को फिर इन्होंने, ये तो उनको जो माइक्रोस्कोप में दिखा, फिर इन्होंने उसको मॉडल की फॉर्म में ऐसे ऑब्जर्व किया, ऐसे बताया कि देखिए ये दो प्रोटीन की कंटिन्यूअस लेयर है और बीच में ये लिपिड बाई लेयर है, बिल्कुल वही सैंडविच मॉडल ही, कुछ भी नया नहीं है। अब डार्क लाइट डार्क में उनको क्या दिखा, प्रोटीन की ये लेयर और इसका केवल ये हेड वाला हिस्सा, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये दोनों मिलके बनते हैं डार्क बैंड। ठीक है, इधर भी ये प्रोटीन लेयर और हेड ये मिलके बनेगा डार्क बैंड, बीच में इसकी भी टेल और इसकी भी टेल, केवल टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड ये लाइट बैंड है। तो ये जो डार्क लाइट डार्क दिख रहा है वो ऐसे बने है, ये एक्चुअली इस तरह से प्रोटीन लिपिड प्रोटीन वही सैंडविच मॉडल की तरह। सो देयर इज नथिंग डिफरेंस इन द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल। एक तरह से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सैंडविच मॉडल का ही कन्फर्मेशन था, उन्होंने इस तरह से इसको कन्फर्म किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों मॉडल एक जैसे ही हैं, इसलिए कई बार कहा जाता है बोथ सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आर वेरी सिमिलर, और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं लेमिलर मॉडल्स। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बताते हैं, तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को कंबाइंडली हम लेमिलर मॉडल कहेंगे। तो इन्होंने स्ट्रक्चर तो काफी ढंग से दिया, लेकिन इनके अंदर अभी भी कुछ ड्रॉबैक थी। अब देखिए इनके केस में ड्रॉबैक क्या है, दोनों ही मॉडल में, सैंडविच मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ड्रॉबैक क्या रही। ड्रॉबैक ये रहा कि बोथ मेम्ब्रेन मॉडल कंसिस्ट सेल मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस स्टैटिक मेम्ब्रेन। इनका मानना था कि सेल मेम्ब्रेन एक लगातार मिलने वाली कंटिन्यूअस स्टैटिक मेम्ब्रेन, कंटिन्यूअस मिलती स्टैटिक। ठीक है, और यही एक प्रॉब्लम थी कि जब हम मेम्ब्रेन को कंटिन्यूअस स्टैटिक मानेंगे तो मेम्ब्रेन का वो जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल इलास्टिक है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, फंक्शनल पार्ट मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन नहीं होगा। स्ट्रक्चर तो आप बना दोगे जैसे तैसे, ठीक है। बाय दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन, हाउ इट बिकम सेलेक्टिवली परमिएबल। अब लिपिड सोल्यूबल कैसे आएगा, वाटर सोल्यूबल मटेरियल कैसे आएगा, ये इतनी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कैसे, मेम्ब्रेन का सारा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का फंक्शन, ये सब चीजें अगर आप मेम्ब्रेन को एक कंटिन्यूअस स्टैटिक लेयर बना दोगे तो उससे एक्सप्लेन नहीं होंगी। ठीक है, ये पूछा जाता है सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ड्रॉबैक, कि इनमें स्ट्रक्चर तो बहुत कुछ फिर भी इन्होंने बता दिया, लेकिन फंक्शनल ड्रॉबैक था कि इससे हम मेम्ब्रेन के फंक्शंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 1950-1952 तक आते आते हमारे पास मेम्ब्रेन अब माइक्रोस्कोप में विजिबल भी हो गई, तो हमें ये तो लग गया कि लेयर्स में होती है प्रोटीन लिपिड, लेकिन जिस तरह का अरेंजमेंट बताया गया सैंडविच लाइक, इससे दिक्कत है कि मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी बता रहे हैं उससे फंक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। सो कुछ साल और निकले, 1972 के आसपास फिर दो साइंटिस्ट एक और स्ट्रक्चर मॉडल देते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चरल मॉडल दिया, और वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का फाइनल मॉडल रहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक में बातें वही की वही हैं, वो भी लिपिड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बस केवल अरेंजमेंट का फर्क, जिस तरह से इन्होंने अरेंज किया 3 लेयर्ड कंटिन्यूअस, वो चीज़ उन्होंने थोड़ी चेंज करी है सिंगर एंड निकोलसन ने, लेकिन उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट दिया कि ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी समझा पाए। ठीक है, तो इनिशियली मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। ओवरटॉन ने बताया लिपिड की बनी है, गॉटर ग्रेंडल कहना है कि ये लिपिड फास्फोलिपिड है, वो बाई लेयर में होता है। फिर डेनियली डेविसन आए, इन्होंने कहा कि भाई सैंडविच की तरह होता है कि लिपिड बाई लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर भी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में यही चीज़ कंफर्म की रॉबर्टसन ने। ठीक है, तो ये इनिशियल वर्क है सारा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल फाइनल स्ट्रक्चर है। ओके, so students, we were discussing about the structure of cell membrane and how the
progresses in the structure of membrane was occurred. The informations were gathered slowly and slowly. As we have indicated that initially it was observed that the membrane is lipid in nature. In the year 1900, Overton for the first time indicated that membrane is made up of lipid. It's in a layer of lipid only. फिर उसके बाद में आते हैं गॉटर और ग्रैंडल. उन्होंने भी ओवरटोन की इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल मेम्ब्रेन लिपिड का ही बना है. But instead of single layer, they indicated that the lipid must be of two layers, two opposite bilayer. And they also indicated that this lipid is mainly phospholipid. और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने डिस्कस किया था. उसमें एक पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट दोनों, हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद में आता है सैंडविच मॉडल डेनियली डेवसन का. सैंडविच मॉडल में उन्होंने लिपिड बाइलेयर जो गॉटर और ग्रैंडल का था उसको रखा, बस उन्होंने दोनों तरफ प्रोटीन लेयर और ऐड कर दिया. एंड दे इंडिकेटेड दैट मेम्ब्रेन इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ लिपिड, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. और उन्होंने दो कंटिन्यूस लेयर प्रोटीन की बना दी और उसके बीच में लिपिड बाइलेयर और एक PLP अरेंजमेंट, PLLP अरेंजमेंट दिया गया, सैंडविच लाइक मॉडल. फिर इसी सैंडविच मॉडल को आगे और कंफर्मेशन मिलता है जब रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व किया मेम्ब्रेन को, तो उनको भी बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसा ही लगा कि एक डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड. एंड दैट्स व्हाई सैंडविच मॉडल एंड रॉबर्टसन का जो मॉडल था उसको उन्होंने नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. दोनों एक ही बात है. और उन्होंने काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर बता दिया कि देयर इज ए लिपिड लेयर एंड अ प्रोटीन लेयर. ठीक है, डार्क बैंड में क्या होगा, लाइट बैंड में, सारी बात हम कर चुके. एक्चुअली सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको हम लेमिलर मॉडल कहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर को लेकर इतनी दिक्कत नहीं थी. मोर और लेस उन्होंने समझा दिया स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का कैसा होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज दैट जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, उन्होंने कंटिन्यूस लेयर बना दी, प्रोटीन की भी लिपिड की भी. इस तरह की कंटिन्यूस लेयर से सेल मेम्ब्रेन में जो मेन फंक्शंस हैं, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, वो एक्सप्लेन नहीं होता. अगर आपसे कोई पूछा भी जाता है कि लेमिलर मॉडल्स जो हैं, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक यही है कि वो उसके मेम्ब्रेन के फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई आफ्टर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, आफ्टर सम ईयर्स ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, one more model was given, and that is the final structural model, and this is fluid mosaic model. 1972 में Singer and Nicholson, these two person, they modified unit membrane structure and gave a new model, fluid mosaic model. इन्होंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें थी उसी को इन्होंने करेक्ट किया. यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल कहता है कि मेम्ब्रेन इज ए कंटिन्यूस लेयर. इन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड किया कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. प्रोटीन एंड लिपिड्स आर इन डिसकंटिन्यूस मैनर. दे आर अरेंज्ड ऑफ कोर्स इन लेयर्स, बट द लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस. एंड देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्लूइड, फ्लेक्सिबल है. जैसे पानी भरा हुआ है तो पानी का जैसे सरफेस आप देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का फ्लेक्सिबल फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है. मोज़ेइक है क्योंकि इसमें प्रोटीन और लिपिड डिसकंटिन्यूस, स्कैटर्ड और मिक्स्ड होते हैं. तो प्रोटीन और लिपिड मोज़ेइक फॉर्म में मिक्सड अप होंगे और एक फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी हम शुरू से देखते आ रहे हैं और उसी फ्लेक्सिबिलिटी को उन्होंने मेनली एक्सप्लेन किया. और जैसे हमने मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल, फ्लूइडी एंड डिसकंटिन्यूस बताया, अब हम मेम्ब्रेन के कई सारे फंक्शंस एक्सप्लेन कर पाएंगे जो पहले नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग actually this is the most accepted model of membrane. It explains all the aspects of cell membrane. All the aspect means structural aspect as well as functional aspect. ठीक है, according to this membrane, cell membrane is flexible or elastic, fluidy membrane, fluid like membrane, flexible, elastic, mosaic membrane which is made up of discontinuous layers of lipids. lipids bilayer में ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट लिपिड की जो बाई लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस, नॉट सो मच कंटिन्यूअस. लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड. अब इसके अंदर लिपिड बाई लेयर डिसकंटिन्यूअस और उसमें बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है. कुछ पूरी तरह से एम्बेडेड है, कुछ पार्शियली एम्बेडेड है, लेकिन उसमें धसे हुए हैं. प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एंड स्कैटर्ड विद द ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कि प्रोटीन एम्बेडेड हैं, स्कैटर्ड हैं,
बिखरे हुए हैं और साथ में बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। मतलब यहाँ पर देखिए केमिकल पार्ट में एक नई चीज़ ऐड हुई। अभी तक हम लिपिड के बाद प्रोटीन ऐड कर लिया, प्रोटीन लिपिड लाइपो प्रोटीन ये सी बता रहे हैं। नाउ इन्होंने पहली बार कहा कि लिपिड और प्रोटीन तो हैं बट बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में सही, लेकिन थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इनका जो पूरा एजम्पशन था मेम्ब्रेन को लेकर, ठीक है, कि लिपिड बाइलेयर में है, डिसकंटिन्यूअस है और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड है और स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, ठीक है, और माइन्यूट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। जब इस स्ट्रक्चर को भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको वो डार्क लाइट डार्क ही दिखेगा। हम देखेंगे इसका अरेंजमेंट अभी। तो वो जो डार्क लाइट डार्क जो दिखा था रॉबर्टसन को वो ठीक है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट उन्होंने दिया सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं था। उस अरेंजमेंट को इन्होंने सही किया कि ये थोड़ा स्कैटर्ड डिसकंटिन्यूअस मिक्सअप होते हैं, मोज़ाइक होते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी फ्लूइडिटी रहती है। तो बिल्कुल वाटर की सरफेस की तरह ये फ्लेक्सिबल है, फ्लूइडी, ठीक है। और देखो इसने इस चीज को इमेजिन किस तरह से किया कि सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक ए प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। जैसे कि आपने देखा होगा ओशियंस में बड़े बड़े आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। आइसबर्ग्स हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से आइसबर्ग्स ओशियन में रहता है, थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखेगा, काफ़ी सारा अंदर भी होता है, ठीक है, अंदर बाहर, और बिल्कुल फ्लोट करते हुए बिखरे हुए रहते हैं। या यही कहना है कि ओशियन का जो वाटर है वो तो है लिपिड, और इसमें बीच बीच में जो आइसबर्ग्स की तरह जो ये है प्रोटीन जो पार्शली कम्प्लीटली एम्बेडेड हैं और बिखरे हुए स्कैटर्ड हैं। ये कुछ अरेंजमेंट इमेजिन किया गया। इसको कई बार यूँ भी कहा जाता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि चाशनी में जैसे गुलाब जामुन बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का अरेंजमेंट है। जो गुलाब जामुन है वो प्रोटीन्स हैं और जो लिक्विड है शुगर लिक्विड वो बेसिकली क्या है, लिपिड, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल जो है उसमें मेन चीज़ अरेंजमेंट चेंज किया गया और एक फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी को लाया गया। स्कैटरिंग की गई, मिक्सिंग है यहाँ पर, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोनेंट है और कैसे वो अरेंज है, हमें वो चीज़ समझनी है। ये फाइनल स्ट्रक्चरल मॉडल है, इसके बाद हमें कोई और चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ी। जितनी मेम्ब्रेन है मोरलेस प्रोकैरियोटिक के सब इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, और अब तो हम उसके बाद और भी अच्छे से कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट ऑफ 3 कंपोनेंट, वन इज लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड और प्रोटीन तो हम बता ही रहे हैं, एक चीज़ उन्होंने और ऐड कर दी, कार्बोहाइड्रेट। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा इंडिविजुअली भी पढ़ लें कि लिपिड कौन से हैं, क्या है, कैसे अरेंज है, इसी तरह से प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट, फिर इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लिपिड की। लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेनली तो लिपिड बाइलेयर की बेस पे ही बनता है। तो लिपिड जो होता है वो मेनली स्ट्रक्चर पार्ट के लिए रहता है, और जबकि प्रोटीन फंक्शनल पार्ट के जो कामकाज हो रहा है वो प्रोटीन उसमें मेन रोल है। ये जो होता है ये मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज फाउंड इन डिसकंटिन्यूअस बाइलेयर, टू अपोजिट लेयर बट डिसकंटिन्यूअस। जैसा सैंडविच मॉडल में और इनमें कहा गया कि वो कंटिन्यू लेयर बनाते थे, या डिसकंटिन्यूअस या बीच बीच में प्रोटीन आपको एम्बेडेड मिलेगा, तो डिसकंटिन्यूअस बाइलेयर होती है, ठीक है। मेन लिपिड जो मेम्ब्रेन में मिलते हैं। अब कई चीज़ें जो हमने पहले के मॉडल में पढ़ी है वही है। सबसे मेन और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में तो फास्फोलिपिड है, मेन तो यहाँ पर फास्फोलिपिड है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, अलग अलग तरह के कुछ और भी लिपिड्स हैं, बट जो मैक्सिमम अमाउंट में मेन जो लिपिड है वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है हमने बताया भी था आपको कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हमेशा उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट एक साथ हो। इसमें एक हेड होता है, दो टेल होती है। इट इज हैविंग ए पोलर हेड, पोलर हेड भी किसका, ग्लिसरॉल का, एंड 2 नॉन पोलर टेल्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की 2 टेल, हम इस तरह का कई बार इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये 2 टेल, पोलर नॉन पोलर हेड एंड टेल। तो ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूलर मेनली यही है, वो भी बाई लेयर फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोलिपिड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो लिपिड है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में फिर से क्वेश्चन आता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड में अगर देखिए तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा सॉलिड टाइप का, रिजिड टाइप का लिपिड है,
कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में हमेशा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको बर्स्ट होने से, ब्रेक होने से बचाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जहाँ मेन मेम्ब्रेन की लेयर्स बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में होता है और वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक और खास बात जो मैंने आपको प्रोकैरियोट के टाइम में बताई थी, स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल ये सिर्फ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में मिलेगा। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं मिला। वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए फिर हमने आपको बताया था कि वहाँ होपेनोइड्स नाम के कंपाउंड होते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल से मिलते जुलते ही, बट प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्या रहेगा, होपेनोइड्स फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये बार बार पूछा जाता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस में सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल रहेगा यूकैरियोट्स में, इधर रहेगा होपेनोइड्स प्रोकैरियोट्स में, काम दोनों का एक ही, स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो आपको फॉस्फोलिपिड जो कि मेन मैक्सिमम अमाउंट में मिलने वाला मेन लिपिड है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी जो रेगुलरली मिलेंगी। बाकी लिपिड सेल के अकॉर्डिंग और अलग अलग टाइप की सेल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल हो सकता है, जैसे नर्व सेल्स वगैरह हैं, उनमें कुछ और एडिशनल लिपिड्स हो सकते हैं। बाकी अलग अलग सेल्स में मेम्ब्रेन में कुछ एडिशनल लिपिड्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, मेम्ब्रेन जो हम फ्लूइडी कह रहे हैं, फ्लेक्सिबल कह रहे हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सारी लिपिड की वजह से। अब थोड़ा सा आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि लिपिड जो होता है दो तरह का है, एक तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, राइट। बाकी तो बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में उसको और डिटेल से पढ़ोगे। जो अनसैचुरेटेड लिपिड होता है वो लिक्विड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, वो फ्लूइड ही रहता है। और जैसे जैसे सैचुरेशन बढ़ता है, सैचुरेटेड लिपिड, सैचुरेटेड फैट जो है वो सॉलिड होती है, ठीक है। अब यहाँ जो ये फ्लूइडिटी है ये आ रही है लिपिड की वजह से, और लिपिड में भी लिपिड के अनसैचुरेशन की वजह से। ये जो फॉस्फोलिपिड इसमें अनसैचुरेशन है, ठीक है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर अनसैचुरेशन प्रोवाइड फ्लूइडी नेचर टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये फ्लूइडी नेचर जो आता है वो लिपिड की वजह से, लिपिड के अनसैचुरेशन की वजह से आता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा अनसैचुरेशन लेवल कम है, वो इसलिए स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अगली बात समझ में। तो लिपिड के बारे में, अब जैसे फॉस्फोलिपिड के बारे में तो आगे के मॉडल्स में भी बहुत कुछ बता दिया, वही है। और बाकी कोलेस्ट्रॉल और कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और फ्लूइडी नेचर पूरा इसकी वजह से आता है। अच्छा, फ्लूइडी और फ्लेक्सिबिलिटी में अनसैचुरेशन तो एक पॉइंट है ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मॉलिक्यूल का मूवमेंट। जैसे देखिए सैंडविच मॉडल में और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में लिपिड की एक कंटिन्यूस स्टैटिक लेयर बताई थी कि बिल्कुल अब जमे हुए हैं और हिलते भी नहीं अपनी जगह से, कोई मूवमेंट नहीं बताया। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कहा गया कि लिपिड मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, ये मूव करते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से तो मेम्ब्रेन में भी फ्लूइडिटी, अनसैचुरेशन तो है ही, साथ साथ में मॉलिक्यूल मूव भी करता है, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल शोज वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मूवमेंट्स भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे तो अलग अलग कई तरह के मूवमेंट हैं, लेकिन यहाँ 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है ट्रांजिशनल मूवमेंट। ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल मूव्स विद इन द सेम लेयर, ठीक है, एक ही लेयर में मूव करते हैं। जैसे मैंने ये 2 लेयर बना रखी, लिपिड बाई लेयर ऐसी होती है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये वाला लिपिड मॉलिक्यूल उठ के इधर आ गया, ये वाला इधर, ये जो मैंने व्हाइट एरो बना रखे हैं अपनी लेयर में मूव कर रहा है, इधर वाला इधर या इधर वाला इधर, तो ये तो क्या हो गया, ट्रांजिशनल मूवमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस लेयर से इसमें आ जाए, इससे इसमें चला जाए, फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर टू प्रीवियस लेयर, तो ये हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये बड़ा पॉपुलर मूवमेंट है, ये फ्लिप फ्लॉप कर जाते हैं, जो कहीं जंप करते सीधा का द मूवमेंट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ठीक है। और एक होता है रोटेशनल मूवमेंट, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है। जैसे ये है तो ये यहीं कहीं रोटेट हो रहा है, या कोई भी मॉलिक्यूल वो अगर अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल, अपने लेयर में मूव कर रहा है ट्रांजिशनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट्स, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप कर रहा है। इन सारे मूवमेंट्स, और भी कई तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, बट बेसिकली मेन 3 मूवमेंट हैं। इन मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन में एक फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लिपिड मॉलिक्यूल अपनी जगह पर स्टैटिक नहीं है, ये मूवेबल होता है।
और ये वाटर की तरफ फ्लो करता है। तो एक फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से आएगी। और ये लिपिड, और जब लिपिड मूव करेगा तो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मूव करेगा, ठीक है। तो एक मूवमेंट इंडिकेट किया गया। तो लिपिड मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेशन की वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी आई। साथ में यह मॉलिक्यूल मूवमेंट भी करते हैं, सेम लेयर में मूव करेंगे, ट्रांजिशनल मूवमेंट। अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा, रोटेशनल मूवमेंट। वो अपनी लेयर को छोड़कर नीचे की अगली लेयर में जंप कर जाएगा, या वहाँ से इधर लेयर, इन बिटवीन द लेयर इट इज़ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इस तरह के डिफरेंट मूवमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ प्रोटीन, सॉरी लिपिड, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिपिड का बनता है। मैं इसको जरा आपको इसमें भी दिखाना चाहूँगा किस तरह से डायग्रामेटिकली हम इसका एक कंबाइंड डायग्राम भी देखेंगे आगे चलकर। ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा, फ्लूइड मोज़ेक के अकॉर्डिंग। अगर आपको सैंडविच मॉडल और जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया था उसी में स्लाइड चेंजेस है। सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या था, लिपिड की बाई लेयर थी, फिर दो तरफ प्रोटीन की लेयर बना दी कंटिन्यूस, सब कुछ कंटिन्यूस था वहाँ, यहाँ सब डिसकंटिन्यूस। ये जो बना रखे देखो, ये लिपिड बाई लेयर, इसमें जो बीच बीच में ये प्रोटीन एम्बेडेड है। कुछ प्रोटीन बाहर भी पड़े हुए हैं सरफेस पे, ये ग्रीन कलर से जो बना है, और कुछ येलो कलर वाले ये जो हैं ये एम्बेडेड भी है। और ये जो हमने बनाई ये लिपिड बाई लेयर, ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि बीच बीच में प्रोटीन आ गया है, ठीक है। ये लिपिड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होगी। अच्छा, इसमें भी आप देखो बीच बीच में मैंने कुछ और भी चेन बना रखी है। ये देखो, ये जो चेन है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल इस तरह से बीच बीच में होता है जिससे कि थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। और यही मूवमेंट, अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, तो ये कौन सा मूवमेंट है, विद इन द सेम लेयर, ट्रांजिशनल मूवमेंट। ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, रोटेशनल। अब ये इधर से जंप करके इधर आया, इधर से इधर गया, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये सारी फ्लूइडिटी रहती है। लिपिड बाइलेयर हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं, बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये तो हमने लिपिड का अरेंजमेंट बताया। अब हम बात करते हैं आगे, अगला लेयर लेते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन प्रोटीन, ठीक है। लिपिड तो मेनली फॉस्फोलिपिड है, वही एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, पोलर हेड, टेल और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल। बाकी प्रोटीन्स बहुत कम अमाउंट में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन वाला पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिपिड वाला पार्ट है। जहाँ लिपिड हमने कहा था मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के फंक्शंस करता है। सेल मेम्ब्रेन पर होने वाले जितने फंक्शंस हैं उन सब में मेनली प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे फंक्शन यही करता है। इट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट एंड फर्दर। आप देखिए, भले लिपिड बाई लेयर है, स्ट्रक्चर उससे बन रहा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में लिपिड से भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये लिपिड से ज़्यादा अमाउंट में होगा। और फंक्शनल पार्ट, इट प्रोवाइड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, टू सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के फंक्शन सारा प्रोटीन ही करेगा, ठीक है। अगेन लिपिड की तरह प्रोटीन का अरेंजमेंट, ये भी क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट। और ये भी लिपिड की तरह मूवमेंट शो करेगा। बस एक मूवमेंट ये शो नहीं करता और वो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशनल मूवमेंट आराम से यूँ फ्लोट करता है, जैसे आइसबर्ग फ्लोट करता है ना ऊपर ऊपर, बिल्कुल वैसे फ्लोट करता है, ठीक है। रोटेट भी कर सकता है, लेकिन वो जो एक लेयर से दूसरे लेयर इस तरह का जो मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगा। प्रोटीन ऑल्सो शोज ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट एक्सेप्ट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन शो नहीं करता। हमें एक्सपेरिमेंटली ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जहाँ की प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप होता हो। और यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मूवमेंट लिपिड में होता है, प्रोटीन में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा फ्लिप फ्लॉप। बाकी मूवमेंट्स दोनों में है। अब जब लिपिड मूव कर रहा है तो प्रोटीन जब उसके ऊपर रखा हुआ है तो वो भी मूव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नहीं होता प्रोटीन में। मूवमेंट बाकी लिपिड प्रोटीन दोनों में है और इसी मूवमेंट से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। नाउ अब अरेंजमेंट के बेस पर देखें तो प्रोटीन, जैसे मैंने अभी डायग्राम भी दिखाया था, प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है ये स्कैटर्ड है, एम्बेडेड भी है। तो इनकी अरेंजमेंट, इनकी पोजीशन के बेस पर हम प्रोटीन को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन विच ऑलवेज फाउंड आउटसाइड और ऑन द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड की बाइलेयर है ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं है, ये लिपिड बाइलेयर के बाहर रखे हुए हैं। अब दोनों सरफेस पर हो सकते हैं, भाई लिपिड बाइलेयर है तो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, मेम्ब्रेन की इनर सरफेस दोनों पर होंगे,
लेकिन लिपिड में एम्बेडेड नहीं होते। तो दे आर फाउंड आउटसाइड और ऑन द लिपिड बाइलेयर एंड नेवर गेट एम्बेडेड। ये कभी एम्बेड नहीं होते, बीच में अंदर नहीं धंसते, बाहर रखे हुए, ठीक है। एंड दे आर फाउंड ऑन बोथ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये पूछा भी जाता है और इसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो हमें लगता है ये बाहर की तरफ है, नहीं, दे आर आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, इसीलिए एक्सट्रिंसिक है। इट इज नॉट लाइक दैट कि दे आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर नहीं कहेंगे इसको। एक्सट्रिंसिक का मतलब है लिपिड बाइलेयर के आउटर साइड में है, सेल मेम्ब्रेन के तो आउटर और इनर दोनों सरफेस पर हो सकते, बट लिपिड में एम्बेडेड नहीं है, लिपिड से बाहर होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। टोटल जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उसका करीब 30% प्रोटीन जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ज़्यादा नहीं है, 30% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्योंकि लिपिड बाइलेयर पर केवल ऐसे रखा हुआ होता है तो ये बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होता है, और इसके लिए इसको सेपरेट करना भी बड़ा ईजी होता है। ये लूजली बाउंडेड होता है और ईजिली सेपरेटेड होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर लूजली बाउंडेड एंड कैन बी ईजिली सेपरेटेड। ये आराम से सेपरेट भी हो जाते हैं, इनका अमाउंट कम रहेगा, लूज रहेगा, और ये आराम से सेपरेट भी हो जाता है। एक्सट्रिंसिक आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, ध्यान रखना, बट ऑन बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। एक दो एग्जांपल भी दिए हमने, जैसे कि एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एटीपेज, स्पेक्ट्रीन, इनमें बहुत सारे तो एंजाइम है। सेल मेम्ब्रेन में खूब सारे एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा तो एंजाइम फॉर्म में होता है, थोड़े बहुत दूसरे भी। अब जैसे ये स्पेक्ट्रीन जो होता है, स्पेक्ट्रीन ये केवल इनर सरफेस पर मिलता है, इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये एंजाइम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रोल होता है। स्पेक्ट्रीन प्रोवाइड सपोर्ट, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, अंदर की सरफेस पर होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रीन अलग से भी पूछ लिया जाता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर की सरफेस पर होगा और लिपिड बाइलेयर के बाहर है, इसलिए एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और ये एक तरह से सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प होता है। बाकी एटीपेज और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज सब एंजाइम है, और सबसे ज़्यादा एंजाइम ही, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एंजाइम होता है? एटीपेज। मैं आगे भी बताऊंगा अभी। तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर फाउंड एम्बेडेड, ये एम्बेडेड होते हैं पार्शियली और कंप्लीटली इन लिपिड बाइलेयर। ये एम्बेडेड होंगे, कभी कभी पूरे एम्बेडेड है, कभी आधा निकले हुए हैं, पार्शियली हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, ये भी सेल मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस पर होंगे। यानी कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बोथ आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर के बेस पर कहा गया कि जो लिपिड बाइलेयर से बिल्कुल बाहर है, दोनों तरफ हैं, वो एक्सट्रिंसिक, और जो एम्बेडेड हैं वो इंट्रिंसिक होंगे, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं, 70% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे क्योंकि ये एम्बेडेड है। एम्बेडेड है तो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे और इजीली इनको सेपरेट भी किया जा, इजीली इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में कंपैरिजन आता है। तो दे आर फाउंड ऑन आउटर लिपिड, आउटर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, बट ऑन बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दे आर फाउंड एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर एंड ऑन बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो 30%, ये 70%, वो इजीली सेपरेबल है, ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, नॉट इजीली सेपरेटेड, ठीक है। इनके भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ग्लाइकोफोरिन, हार्मोन रिसेप्टर्स, ये सब अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब इनमें क्या आपको अभी तो यहाँ नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पर सेल पढ़ेंगे, अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ मेम्ब्रेन में इन चीज़ों के बारे में, इनके प्रोटीन्स एंजाइम के बारे में और भी चीज़ें आएंगी। हमें जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन तो ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो एम्बेडेड होता है उसमें भी हमें दो टाइप मिल जाता है। एक तो ऐसा प्रोटीन है जो पार्शियली एम्बेडेड है या जो भी है, लेकिन वो एक सरफेस पे दिख रहा है, या तो आउटर सरफेस पे दिख रहा है या इनर सरफेस पे। लेकिन कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन तो इतने बड़े होते हैं कि वो एक से दूसरा, मतलब लिपिड बाइलेयर पर पूरा क्रॉस कर जाते हैं, दोनों सरफेस पर दिखते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम में देखना चाहें तो आप देखिए, यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर बनाया था मैंने, और फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल बताया। अब आप देखिए, जो मैंने ग्रीन कलर से रखे हुए हैं,
ये जो हम बना रहे हैं, मैंने पे ऊपर लिख रखा है, इट इज द आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये है इनर सरफेस। यू मेम्ब्रेन है, यू मानिए ये सेल के अंदर का, ये टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म है, टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म, और ये जो है वो आउटर सरफेस में, ठीक है। ये आउटर सरफेस होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पी सरफेस, सॉरी ई सरफेस। ये आउटर सरफेस है, ई सरफेस कहते हैं आउटसाइड, और ये कहलाता पी सरफेस, ये प्रोटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो देखिए आउटर सरफेस पर भी ये जो ग्रीन कलर से रखे हुए हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इनर पे भी रखे हुए हैं, ये पूरी तरह से बाहर है। ये जो दोनों है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन है जो येलो कलर के बनाए, ये देखो ये एम्बेडेड है, इधर ये एम्बेडेड है, ये रैंडमली कहीं भी हो सकता है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इनमें भी आप देखो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन बहुत ही बड़े होते हैं, जो आउटर से इनर पूरी मेम्ब्रेन पर अक्रॉस होंगे, इनको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन टनल प्रोटीन, ये भी इंट्रिंसिक है। और कुछ इंट्रिंसिक ऐसे हैं जो केवल एक तरफ, या तो आउटर सरफेस पर है या इनर सरफेस पर। प्रोटीन का अरेंजमेंट आप देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये स्कैटर्ड होते हैं प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों तरह के। तो यहाँ पर हम वही चीज़ कह रहे थे कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दो तरह के होंगे, one will be cis intrinsic protein and another one is trans intrinsic protein. Cis intrinsic proteins are small in size and more in number. ये छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, present on any one surface, either on outer side or on inner surface, ठीक है। ये मेम्ब्रेन की किसी भी एक सरफेस पर होंगे, आउटर सरफेस या इनर सरफेस पर, छोटे छोटे होते हैं, पार्शियली या कम्प्लीटली एम्बेडेड, ठीक है, और ये ज़्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो टाइप है, एंड दैट इज द ट्रांस इंट्रिंसिक प्रोटीन। ट्रांस इंट्रिंसिक प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया था, बड़ी सी टनल के फॉर्म में, एक फेस से दूसरे फेस पूरा क्रॉस किए हुए। दे आर लार्ज इन साइज, ये काफ़ी बड़े होते हैं, लेस इन नंबर, एंड इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दे एक्ट एज टनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टनल की तरह, मटेरियल का जो आना जाना, एंट्री एग्जिट है, उसमें टनल की तरह काम करता है। और इस तरह के प्रोटीन से मेनली वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आते जाते हैं, क्योंकि आप देखिए लिपिड जो होता है, वो वाटर और लिपिड दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो वाटर को ही सेल में अंदर घुसने में दिक्कत आएगी, क्योंकि लिपिड की अगर मेम्ब्रेन बनी है तो वाटर एंटर करना मुश्किल है। तो वाटर के लिए टनल काम आती है, मेनली वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, ये तो इसमें देखिए यहाँ से ये अंदर, ये इस तरह से, या यहाँ से अंदर से ये बाहर जा सकते हैं, ये टनल की तरह काम करते हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन टनल प्रोटीन, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो है ये सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। मतलब इसके लिए भी हम नाम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गए, दीज आर सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये हो जाएगा ट्रांस इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में किस तरह से होगा, ये आपको ध्यान रखना। कई बार ये डायग्राम एज सच भी आ जाता है, तो हमें इसकी लेवलिंग पता होनी चाहिए, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, और दोनों लिपिड बाइलेयर। हमने जो प्रोटीन का ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रोटीन का ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था, ये उनके पोजीशन के बेस पर था। पोजीशन आउटर सरफेस पर है, लिपिड बाइलेयर के आउटसाइड है, एक्सटेंसिक, एम्बेडेड है, इंट्रिंसिक, उसमें भी एक सरफेस पर है तो सिस, दोनों सरफेस से निकला हुआ है तो ट्रांस। ये जो प्रोटीन के टाइप्स हैं, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन में पोजीशन के बेस पर। बाकी प्रोटीन को तो उनके फंक्शन के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। हमने पहले कहा कि प्रोटीन मेम्ब्रेन में होने वाले फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस several types of proteins are found in cell membrane. अब functions के अकॉर्डिंग भी हम मेम्ब्रेन के प्रोटीन के टाइप्स बना सकते हैं, जैसे एंजाइमेटिक प्रोटीन। सबसे पहले एंजाइमेटिक प्रोटीन, जैसे एक एंजाइम मैंने बताया भी था, एटीपेज एटसेट्रा, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्ट्रोमेटिन, एक्टिन, मायोसिन, इसी में आप और ऐड कर सकते हो स्पेक्ट्रीन, ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में काम आए। एंजाइमेटिक प्रोटीन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम की तरह, कैटलिस्ट की तरह यूज होगा।
कैरियर प्रोटीन जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें लाने ले जाने में कैरियर का काम करेगा। परमिएज जैसे होता है या और भी हैं, ये बाहर से अंदर, अंदर एंट्री एग्जिट ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर की तरह काम करेंगे। कुछ रिसेप्टर होते हैं, जैसे कई मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन पर हमेशा हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, ज़्यादातर ये बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं और हार्मोन से जो मैसेज आता है वो उसको रिसीव करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेल के अंदर फिर काम होता है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन की प्रेजेंस को रिसीव करते हैं। इस तरह से फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन के ये सारे के सारे प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन में दो बड़े पार्ट हो गए, लिपिड एंड प्रोटीन। और लिपिड और प्रोटीन किस तरह से अरेंज्ड होंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह से इनको अरेंज करता है, कैसे वो फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करता है। दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट है, ठीक है, और वही मूवमेंट जो है उनकी फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इनके अलावा सिंगर और निकोल्सन ने अपने मॉडल में एक नई चीज़ और ऐड करी थी और वो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से पहले किसी भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया, बट सिंगर और निकोल्सन का कहना है कि कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो एक थर्ड पार्ट और है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत ट्रेसेस में है, दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत कम अमाउंट में लेकिन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब एक और बात, कार्बोहाइड्रेट कोई पूरी मेम्ब्रेन में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के केवल आउटर सरफेस पर होता है, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, एक्सटेंड आउटसाइड जस्ट लाइक एन एंटीना। सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, एंटीना की तरह लगे हुए होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन है, तो या तो मेम्ब्रेन के लिपिड से जुड़ा हुआ होगा या प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। दे रिमेन एसोसिएटेड विद आइदर प्रोटीन और लिपिड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर सरफेस पर नहीं है, फिर से ध्यान रखना, आउटर सरफेस पर है, एंटीना की तरह प्रोजेक्टेड निकले हुए रहेंगे, प्रोटीन या लिपिड से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट यूजुअली मिलते हैं, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, यूजुअली ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा बहुत हम लोअर क्लास में पढ़ते भी हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यहाँ जो है ये ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, सिंगल यूनिट वाले, जैसे ग्लूकोज, शुगर, एक एक सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड, मोनोमर भी कह सकते हो। फिर क्या होता है, ये यूनिट मिलकर के छोटी छोटी चेन्स बनाती है, 2 to 10 की यूनिट्स अगर जुड़ जाती हैं तो ये ओलिगोसैकेराइड है। फिर 10 से भी ज़्यादा लंबी चेन्स बनती हैं तो फिर वो पॉलीसैकेराइड हो जाता है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ओलिगोसैकेराइड में 2 to 8, 2 to 10 यूनिट्स होती हैं, तो ये छोटी छोटी चेन्स होती हैं शुगर की बनी, ठीक है। शुगर की चेन्स होती हैं, ओलिगोसैकेराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। नाउ व्हेन दे आर रिमेन अटैच्ड टू प्रोटीन, जब ये प्रोटीन से अटैच्ड होंगे तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये लिपिड से अटैच होंगे तो इनको ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट होगा ओलिगोसैकेराइड की चेन, 2 to 10 शुगर यूनिट। अब ये प्रोटीन से लगा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से लगा है तो ये देखिए, इसको जरा हम स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ मैंने देखिए ये ब्लू कलर के बना रखे, ये इस तरह से एंटीना लाइक आउटर सरफेस पे निकले हुए हैं। अब ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, और ये जो चेन होती है ये ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ज़्यादातर। तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ये आउटर सरफेस पर लगे हुए हैं, एंटीना की तरफ प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ। कई बार इसके लिए ग्लाइकोकैलिक्स वर्ड भी यूज़ करते हैं, जैसे प्रोकैरियोट में हमने ग्लाइकोकैलिक्स की एक आउटर लेयर बताई थी, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की आउटर लेयर है। लेयर भी क्या, ये एंटीना की तरह इस तरह से निकलेगा। अब देखो इनका काम क्या है, मेनली ये फंक्शनली बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज हाईली वेरिएबल। एक तो ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह की सेल में ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ही अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी वेरिएशन है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सबसे मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी टू द सेल। सेल को एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देती है। अब थोड़ी बहुत हम यहाँ बात इम्यूनिटी की भी जान करें कि एंटीजन एंटीबॉडी होता है, इम्यूनिटी होती है हमारी अपनी। अब क्या देखो, ये चीज़ें थोड़ा सा आगे जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में आएंगी, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेल आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है, कम्युनिकेट करती है, और हर ऑर्गेनिज्म की सेल के मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर इस तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसकी स्पेसिफिसिटी बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के ये प्रोजेक्शन ही एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देते हैं।
एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेल पर कुछ पर्टिकुलर एंटीजन होते हैं, उन एंटीजन से वो स्पीशीज पहचान में आती है। फिर अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, अलग अलग तरह की सेल्स में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। और जब ये सेल एक दूसरे से आपस में टकराती हैं, मान लो ब्लड में फ्लो हो रही है, तो जब सेल पास में आएगी तो सबसे पहले उसके कार्बोहाइड्रेट वाले एंटीना तो अटैच होंगे। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एक दूसरे को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हमारे ब्लड में जब सेल फ्लो हो रहा है तो वो जब कई तरह की सेल से कांटेक्ट में आता है तो हमारी ब्लड की जो WBC है, RBC है, मेनली WBC, ये जो है ये जब स्ट्राइक करती है तो ये पहचानती है एक दूसरे को, क्योंकि वो एंटीजन मैच होता है। तो पता चलता है हाँ ये अपनी बॉडी की सेल है, सेल्फ सेल। अब हमारी बॉडी में ब्लड में मान लो इन्फेक्शन हो गया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई और सेल आ गई, तो हमारी WBC तुरंत उसको पहचान लेती है कि ये तो कोई और है, क्योंकि वो जैसे वो उससे टकराएगी तो उसके एंटीजन मैच होंगे। एंटीजन मैच होंगे तो पता चल जाता है कि ये तो डिफरेंट एंटीजन है। इमीडिएटली उसको एज ए नॉन सेल्फ फॉरेन मटेरियल की तरह रिकॉग्नाइज करके उसको खत्म कर देते हैं। यही इम्यूनिटी है हमारी, ठीक है। तो ये जो है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देगा। तो हर सेल की आउटर सरफेस पर इस तरह के कुछ ना कुछ एंटीजन होंगे, ठीक है। और ये एंटीजन म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में काम आएंगे। म्यूचुअल सेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, सेल फॉर मेन सेल, एंड दे हैव रोल इन इम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है रिकॉग्नाइजेशन, इम्यूनिटी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इनके लिए रहेगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जब आप फिजियोलॉजी में इम्यूनिटी पढ़ेंगे, किस तरह से सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है, कैसे सारा चीज़ें चले, वो वहाँ है। लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इसी काम के लिए मेनली रहता है, ठीक है। और ये केवल एनिमल में नहीं, प्लांट तक में भी है। प्लांट की सेल्स भी रिकॉग्नाइज करती है। आप देखिए पॉलन ग्रेन इधर से उधर जा रहा है, पॉलन ग्रेन में भी रिकॉग्नाइजेशन है। तो सब जगह कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है। हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, तो हमारा पूरा ब्लड ग्रुप जो होता है, ये ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, ये पूरा एंटीजन की वजह से। RBC की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन्स हैं, ये चीज़ 12th में भी ब्लड ग्रुप के साथ में आती है, ठीक है। RBC पर किस तरह का एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, RH फैक्टर है, ये सब एंटीजन्स हैं। और ये एंटीजन्स बनाने में कार्बोहाइड्रेट पार्ट का, सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट पार्ट का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तीनों चीज़ें इंडिकेट करता है। देयर मस्ट बी लिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड एंड सम कोलेस्ट्रॉल, देन देयर इज अ प्रोटीन, various different types of proteins are there, and then carbohydrate, although in small amount, but they are very specific and they generate antigenic specificity, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें, क्वेश्चन पूछा गया कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दोबारा देखें तो मेम्ब्रेन में दो हाफ दिख रही है, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बाहर है, अंदर नहीं है। और मैंने जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बताया था वो ये अंदर लगा रहता है, वो इंटरनली सपोर्ट देता है, वो बाहर नहीं होता। मतलब सेल मेम्ब्रेन को आप सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, इट इज एन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ कुछ चीज़ों में डिफरेंस तो है, और इसीलिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, इट इज एन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोहाइड्रेट फाउंड ओनली ऑन आउटर सरफेस व्हाइल स्पेक्ट्रिन प्रोटीन फाउंड ओनली ऑन इनर सरफेस। ये दो तो डिफरेंस दिख ही रहे, बाकी प्रोटीन के अरेंजमेंट का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कभी आपको अंदर वाली सरफेस पे नहीं मिल रहा है, स्पेक्ट्रिन ज़्यादातर आपको अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिल रहा है। प्रोटीन के अरेंजमेंट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिया गया बाय सिंगर एंड निकोलसन कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस इज बीइंग द वेल एक्सेप्टेड मॉडल। बाद में एक्सपेरिमेंटली और भी एविडेंसेस मिले कि वाकई में मेम्ब्रेन इसी तरह का फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ये सारे मॉडल्स पढ़े। कुल मिलाकर अगर मैं शुरू से देखूँ तो मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको जो थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी ओवरटॉन की और गॉटर-ग्रेंडल की, लेकिन उनके नाम हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि लिपिड की एंट्री सेल में वहीं से होगी, मेम्ब्रेन। फिर सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तो मोरलेस एक जैसे हैं, और उसके बाद फिर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये जो सारी चीज़ें आई, आप देखिए सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में किया क्या, तो उन्होंने दो बड़े काम किए। सबसे पहले देखिए प्रोटीन और लिपिड हैं, ये तो पहले से पता चल रहा है। इन्होंने केवल प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट चेंज किया और कंटिन्यूस की जगह डिसकंटिन्यूस अरेंजमेंट दे दिया।
और कार्बोहाइड्रेट एक नई चीज को लेके आए, ठीक है। तो इन्होंने तो मेनली अरेंजमेंट को ही सही किया है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में अरेंजमेंट दिया था उसको थोड़ा चेंज किया गया और कार्बोहाइड्रेट और दिए गए, बट इससे अब हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सारे मेम्ब्रेन मॉडल के बाद अगर हम समराइज करें केमिकल कंपोजिशन, अब तो बता सकते हैं कि मेम्ब्रेन में केमिकली क्या क्या चीजें हैं। हम